खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी क्षेत्र में आतंकी संगठन से जुड़ाव के शक में 6 संदिग्धों को दबोचा। हथियार चलाने की होती थी ट्रेनिंग। जेसीबी से मंदिर टूटने पर पनपा आक्रोश। अग्रसेन सर्कल से नमन होटल के मध्य स्थित था मंदिर। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। कैंची से हमला कर 4 लोगों को किया घायल। अंबेडकर नगर का है मामला। और सिलिसेट पर रील बनाते 12 लोगों को दबोचा। वहीं चादर चलने का जारी है सिलसिला। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। भिवाड़ी क्षेत्र में आतंकी संगठन से जुड़ाव के संदेह में 6 संदिग्धों को पकड़ा है। इस ऑपरेशन में चौपानकी से यह गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद होने की भी सूचना है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि यह मॉड्यूल देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस और राज्य पुलिस की टीम ATS ने राजस्थान, रांची और अलीगढ़ के 15 से अधिक ठिकानों पर एक साथ रेड की, जिससे इस खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। वहीं चौपानकी में पकड़े गए लोगों को सुरक्षा एजेंसी दिल्ली ले गई है। इस मॉड्यूल के ध्वस्त होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि और भी कई आतंकी साजिशें सामने आ सकती हैं। वहीं पूछताछ और जांच का दौर जारी है। अलवर शहर में अग्रसेन सर्कल से नमन होटल वाले मुख्य रोड के मध्य गत रात्रि को एक मंदिर जेसीबी ने तोड़ दिया। ऐसे में स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। वहीं क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि मंदिर की स्थापना करीब 70 साल पहले हुई थी। इसमें शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन देर रात्रि को एक जेसीबी ने इसे तोड़ दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि जेसीबी की टक्कर से यह मंदिर टूटा है। उधर पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जेसीबी जब्त कर ली है। वहीं नागरिक बालकिशन आहूजा और गिरीश के अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवाई जानी चाहिए। आज रात्रि को एक हाइड्रो क्रेन द्वारा हमारा शिवालय का जो मंदिर है वो ध्वस्त हो गया, जिससे कि हमारे आसपास हमारे कॉलोनी वासियों की आस्था का ध्यान रखते हुए पूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया जाए। ये जब यहाँ पर पहले कोई बसावट भी नहीं थी, उससे पहले का सबसे पहला रोड बनने से पहले का मंदिर है ये, आज का नहीं है। कितने साल हो गए कुछ इस मंदिर को बसावट से आप ये लगाओ कि 60-70 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा है। हाँ, पहले जब यहाँ पर खड्डे हुआ करते थे साइडों में, उस टाइम का ये मंदिर है। यहाँ पर ये रोड नहीं निकला था और यहाँ हमारी बसावट हुआ करती। हमारे कोली समाज के और परिवार या मकान थे, सारे मकान बने हुए थे। कितने बजे घटना है ये रात को करीब 12 बजे की घटना है। 12 बजे की। मंदिर के जो अपने नमन होटल से और शहर की तरफ जाते हैं, जब रोड में मंदिर के टूटने की सूचना मिली थी, उस पर रात में तलाश किया गया तो ये क्रेन से टूटा था, जो हाइड्रा होती है उसका रात में पताछ की गई, पता चल गया है। और उसने गलती होना स्वीकार किया है और मंदिर बनाने का आश्वासन दिया है। जो कॉलोनी निवासी और उनकी आपस में बातें होती थी, वो मंदिर बनाने के तैयार है। उधर जेसीबी के मालिक ने मंदिर बनाने पर सहमति जताई है। वहीं एडवोकेट यशवंत गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह 5 बजे उनके पास मंदिर टूटने के बारे में फोन आया था। एडवोकेट गिरीश शर्मा के अनुसार मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। देर रात करीब 12:30 बजे मंदिर टूटा है। वहीं जानकारी के अनुसार इस जेसीबी को रात को गौरक्षा दल वाले लेकर गए थे, क्योंकि कहीं गो तस्करी का वाहन पकड़ा गया था। इसी जेसीबी की टक्कर लगने से मंदिर गिर गया। 60 साल पुराना मंदिर है, 160 फुट रोड, मोहन नगर का मंदिर, मेन रोड पे गोयल हॉस्पिटल के पास।
जिसमें शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति थी। रात 12 साढ़े 12 बजे करीब ये मंदिर तोड़ा गया है। आम पब्लिक में आक्रोश है। पब्लिक जिसने तोड़ा उसकी गिरफ्तारी की और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करके बैठी हुई है। जब तक ये मंदिर का निर्माण नहीं होगा पब्लिक यहीं अपने आस्था के केंद्र पर बैठी रहेगी। ये कब टूटा है लगभग? आज रात 12 साढ़े 12 बजे करीब। जब भी टूट रहा था जब किसी को आसपास नहीं, किसी को जानकारी नहीं थी। पड़ोस में मकान है, उसके कैमरे में देखा गया, कैमरे से पता चला है। जैसा कि CCTV कैमरों में फ़ोटो आ रहे हैं और जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ये मंदिर टूट गया टक्कर से। तो अब जो भी है कि भगवान की मर्जी है कि यहाँ पे उनको अपने नए घर में रहना है, इसको रिनोवेशन कराना है, तो हम यही समझ कर चले और सकारात्मक उसमें लें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के अंबेडकर नगर में एक युवक ने कैंची से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर घायल अशोक सैनी ने बताया कि वह और उसका परिवार घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी सतीश ने कैंची और चाकू से हमला कर दिया। इसके चलते अशोक सहित राजबाला, सैनी, रोहताश और ममता जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति सतीश को पकड़ लिया है। पड़ोसी का लड़का हमारे छत पे से अंदर आया, छत को दीवार कूद करके ऊपर से गेट तोड़ करके अंदर घुस गया। आते उसने कैंची से वार किया सबके। कौन सी जगह हुआ है ये? अम्बेडकर नगर है 51 में। अम्बेडकर नगर में हुआ है। हाँ जी। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके? अशोक सैनी है, राजबाला है, ममता है और रोहतास है। इन चारों के उसने वार किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? वहीं रहते हैं अम्बेडकर नगर में। अच्छा, वही कोई बोल के तो आएगा जब, और ऊपर से गेट तोड़ के आया वो तो, और हम खाना खा रहा आते ही बस तो ढे मार लग गया। बस अकेला था। क्या था हाथ में? चक्कू था और कैंची थी उसके। क्या नाम है? सतीश। कहाँ रहता है वो? वहीं रहता है मरने का। एक में 50 है, 51 का, और एक 51 F हमारा है। अच्छा, किसी बात में कोई पुराने रंजिश नहीं, पुरानी कोई बात हो? कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। बस तो फिर ऐसा क्यों किया? अब उसका पता नहीं उसने क्यों किया हमारे ऊपर। अच्छा। यही तो बात है ना, क्यों किया। क्या करता है वो? अब कुछ करता भी नहीं है। कहीं जाता होगा, कहीं पढ़ने लिखने, कहीं कॉलेज में, तो वो माई बाप को पैसा भी नहीं देता। अकबरपुर थाना पुलिस ने सिलीसेट झील पर पानी के समीप रील बनाने वाले लोगों पर फिर कार्रवाई की है। इसके तहत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इन दिनों सिलीसेट पर चादर भी चल रही है। झील लबालब होने के बाद भी रील बनाने वाले पानी में उतरकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जबकि इन दिनों लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में अकबरपुर थाना पुलिस द्वारा 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं आम जन से भी अपील की है कि पानी के भराव क्षेत्र से दूर रहें। गौरतलब है कि इससे पहले भी झील में कार और बाइक के साथ स्टंट करते हुए एवं रील बना रहे 1.5 दर्जन से अधिक लोग पकड़े गए थे। वर्तमान में झील पर ऊपरा चलने के कारण खतरा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी रील प्रेमी बाज नहीं आ रहे। और वहीं पहाड़ों में हो रही जोरदार बरसात के बाद सिलीसेट झील में पानी की आवक जारी है। साथ ही चादर भी चल रही है, जिससे जयसमंद बांध को काफी फायदा होगा। सिलीसेट क्षेत्र के सीरावास पहाड़ों में बुधवार देर शाम व्यापक बरसात हुई और यहां नदी पर स्थित पुल के ऊपर से पानी बह निकला। इसे देखने के लिए तमाशबीन लोग जमा हो गए। साथ ही यह रास्ता अवरुद्ध हो गया। इसके अलावा गुरुवार को भी अच्छी बारिश के चलते 1.5 से 2 इंच की चादर सिलीसेट में चल रही है। यह पानी जयसमंद बांध में पहुंचेगा। वहीं रूपारेल नदी और अकबरपुर काली खोल नाले का पानी भी जयसमंद बांध में आता है। जयसमंद बांध की बात कर रहे हैं। हमने तो कभी भी छोटे से हैं, जब से इस नदी से जो नटनी का बाराम बंटवारा होकर जो नदी आ रही है, इससे कभी भरता हुआ नहीं देखा। जब भी भरा हुआ है कुछ तो इससे जाता है, जब सिलीसेट के ऊपर जब चलती है उससे ही ये बंद भरा है। इससे तो कई बार खूब अच्छी मतलब फुल भी भर चुका था। और अब बरसात होगी तो उम्मीद है कि अब सिलीसेट के ऊपर चल गई। निश्चित कुछ उम्मीद है, पानी निश्चित इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जी, आज और कल की अच्छी बारिश के कारण सिलीसेट के ऊपरा चलने से जयसमंद बांध को काफ़ी अब की बार भरने की उम्मीद है। और इधर रूपारेल नदी और काली खोल बेड़क वगैरह इधर से नाला जो आता है, जो सीधा जयसमंद बांध में जा रहा है, अब की बार पानी की आवक अच्छी होने के कारण जल स्तर भी बढ़ने के अच्छे संकेत हैं और आगे बारिश जारी है। देखते हैं कितना।
अलवर में कई सरकारी विभागों के भवन जर्जर हालत में बने हुए हैं। इसी कड़ी में पुराने कलेक्ट्रेट स्थित ओल्ड एसडीएम ऑफिस की छत गिर गई। ऐसे में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तरुण शर्मा बाल बचे। उन्होंने बताया कि वे रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड लाने गए थे। वापस आते समय जैसे ही उन्होंने अपने ऑफिस में कदम रखा, पीछे से छत गिर गई। इसे लेकर कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारी सिर्फ निरीक्षण करके चले जाते हैं। में करीब 2 बजे की बात है, अचानक उस कमरे में से हम इस कमरे में आए थे रिकॉर्ड लेके। तो अभी अचानक ये जो पुराने एसडीएम साहब की चैम्बर है, चैम्बर में जो छत है वो गिर चुकी है। जस्ट अभी ज्यादा 1 मिनट का दरमियान फासला रहा था, नहीं कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। कितने दिनों से ये ऐसी हालत में हो रही थी? करीब 1 महीने से लगातार फोटो और वीडियो बना के सरकार को अवगत करा रहे हैं। अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इसी जैसा तुम बैठे हैं तो ऊपर देखिए आप क्या हाल हो रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हो रहा है लगातार, छोटा हो रहा है, लगातार अवगत करा रहे हैं। अभी तक कोई हल निकला नहीं है। पीडब्ल्यूडी मात्र मौका ही देख के जा रही है। अभी तक पीडब्ल्यूडी ने कोई काम नहीं किया है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर राजर्षि महाविद्यालय के एक छात्र अंकित गुजर ने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा है। इस छात्र का कहना है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए, क्योंकि यह राजनीति की पहली सीढ़ी है। ऐसे में यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर क्रांतिकारी कदम उठाया जाएगा। उधर इस दौरान अनिल मीणा, बिट्टू, टिंकू, लोकेश और कृष्णा पंडित सहित अनेक छात्र मौजूद रहे। किसके नाम से? मैंने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए ज्ञापन सौंप रहा हूँ। खून से पत्र लिखा है मैंने आज, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बहाल होना जरूरी है। ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। और आज इससे पहले भी हमने 16 तारीख को प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार इस पर जोर नहीं दे रही है। सरकार को जोर देना पड़ेगा। आज खून से पत्र लिखा है, कल हम क्रांति खड़ी कर देंगे। यहाँ पर विधानसभा के घेराव कर देंगे, सब कुछ कर देंगे हम इधर। ये किसका ब्लड है? मेरा खुद का ब्लड है, ये अभी निकलवाया है। ब्लड से क्यों लिखा आपने? ब्लड से सरकार को दिखेगी ना, मुख्यमंत्री महोदय देखेंगे इसको, इसलिए दिखा है ब्लड से। शाही के जगह ब्लड उपयोग में लेना कहीं आपको ठीक लग रहा है? हमको ठीक लग रहा है। ब्लड से लिखेंगे, ब्लड से पत्र किसी ने लिख, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप इसी कॉलेज से हैं? इसी कॉलेज से हूँ। तो आपकी मांग केवल एक छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए, क्योंकि 2-2, 3-3 साल तक हमने मेहनत की इधर, और ये काम नहीं होती है कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव बिना। एनएबी थाना अंतर्गत एक नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करने वाले अब तक पकड़े नहीं गए हैं। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि यह घटना 11 जून को हुई थी। 17 वर्षीय नाबालिग कमरे में सो रही थी और परिवार के अन्य लोग काम पर गए हुए थे। इसी दौरान 45 वर्षीय पड़ोसी घर में घुस गया और पुत्री से जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसकी शिकायत एनएबी थाने में दर्ज कराने के बाद भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। साथ ही राजीनामा करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। एसपी साहब से मिलने इसलिए आए थे। 4 बार मिल चुके सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही और अभी तक कोई संतुष्टि नहीं है। वो मारने को उतारू हो रहे हैं। क्या मामला है? मामला ये है सर, 11 तारीख की घटना है। हमने FIR दर्ज कराई। FIR नंबर 253 है, जिसमें कि मामला 4 से 5 बजे का बीच का है। घर पर कोई नहीं था। छोटी गुड़िया अकेली थी, घर पे सो रही थी। तो फौज से रिटायर्ड मदन चौधरी वो आया, घर पे घुसा और लड़की को मतलब गलत किया उसके साथ में। उसके बाद में पूर्व में भी 17 तारीख को ऐसी कुछ घटना गलत हुई थी, जिसमें हमने रिपोर्ट FIR में सब नोट करवाई है, जो कि कोई भी सुनवाई मतलब अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं। लड़की की उम्र 17 है। जी सर। अलवर बस स्टैंड को हनुमान चौराहे के समीप शिफ्ट करने की योजना का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया है। इसे लेकर परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं MD को ज्ञापन दिया जाएगा। पार्टी के सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि अलवर बस स्टैंड को हनुमान सर्कल पर शिफ्ट करने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल शहर के बीचों बीच बस स्टैंड है और मुख्य मार्केट भी पास में पड़ता है। आसपास के गाँव से बहुत से ग्रामीण खरीदारी करने के लिए इस मार्केट में आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि UIT द्वारा मंडी मोड़ पर प्राइवेट बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं करता। अलवर का केंद्रीय बस स्टैंड नगर विकास न्यास लगातार कई वर्षों से इस प्रयास में है कि हनुमान चौराहे पर जो हनुमान जी के मंदिर है उसके दोनों ओर मंदिर माफी की ज़मीन पड़ी हुई है, और न्यास इस प्रयास में है कि वहाँ पर केंद्रीय बस स्टैंड और दोनों जो कार्यशालाएँ हैं, वर्कशॉप हैं रोडवेज के, उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। न्यास का मानना यह है कि आगामी वर्षों में जो जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ेगी तो यातायात ट्रैफिक भी शहर में बढ़ेगा। उस दृष्टिकोण से
वो इस स्टैंड को वहाँ ले जाना चाहती है। शहर कमेटी हमारी ने यह फैसला किया है कि आम जनता के हित में और रोडवेज के हित में अगर रोडवेज बस स्टैंड यहाँ से स्थानांतरित होता है तो दोनों को ही नुकसानदायक होगा। मुख्य रूप से यात्री भार जो आज अलवर शहर में आ रहा है गाँवों से, कस्बों से, तहसील मुख्यालयों से, वो यहाँ पर सीधे रोडवेज की बसों में इसलिए ही सफ़र करता है कि वो शहर में उतरेंगे और वहाँ से पैदल जाकर के अपना कोई भी थोक का या खुदरा का सामान खरीद सकेंगे और उसको आने जाने में आसानी रहती है। अगर बस स्टैंड हनुमान चौराहे पे जाता है तो बसें जो सारी शहर में नहीं आएंगी, इससे जो यात्री वाहन है, यात्री भार है, वो अवैध वाहनों में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे RTO ऑफिस हो, वो अवैध वाहनों पर, लोक परिवहन वाहनों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। आज भी हम देखें तो ये जो ज्योतिराव फूले का जो सर्किल है उस पर भी अवैध वाहन एक लंबी कतारों में लगी रहती है, जबकि ये नॉन पार्किंग जोन बना हुआ है। इसी प्रकार कालीमोरी बस स्टैंड पर भी आप अवैध वाहनों का अड्डा बना हुआ है, जहां लगातार यात्री भार रोडवेज का उठाते हैं। इसी प्रकार रोड नंबर 2 कुलिया के नीचे है, वहां भी बसों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी पर, जहां पहले रोडवेज का प्रार्थना बस स्टैंड था, वहां से रोडवेज के प्रार्थना बस स्टैंड को आगे सरका दिया गया है और वहां मंडी मोड़ पर भी ये अवैध वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है और वो यात्रियों को भरते रहते हैं। जबकि कृषि उपज मंडी के मोड़ पर नगर विकास न्यास ने करोड़ों रुपए खर्च करके प्राइवेटों के लिए बस स्टैंड बनाया हुआ है, परंतु उसका सदुपयोग आज तक नहीं किया गया है और अवैध वाहनें अपनी मनमर्जी से संचालित होती हैं। जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, ट्रैफिक प्रशासन हो, चाहे न्यास हो और चाहे RTO विभाग हो, इन अवैध वाहनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इन्हें संचालन की खुली छूट दे रहे हैं। अगर रोडवेज का बस स्टैंड वहाँ संचालित होता है तो वहाँ पर सभी स्टैंडों की बसें वहीं से संचालित होंगी और वहीं पर आकर के ऑफ होंगी। दूसरा मुख्य कारण यह है कि उस सर्किल पर जो अलवर की ओर जो आ रहा है वो भी 4 लेन का बना हुआ है। अगर एक तरफ वहाँ बस स्टैंड बनता है, दूसरी तरफ अगर वर्कशॉप बनता है तो उस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा। चाहे आने वाली बसें, चाहे जाने वाली बसें वर्कशॉप में ऑफ होंगी, चाहे वर्कशॉप से संचालित होंगी, तो उन्हें रोड क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि ट्रैफिक भी वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो ट्रैफिक या तो जाम होगा या फिर दुर्घटनाएं की भी घटित होंगी। तो ऐसी स्थिति में भी रोडवेज को वहाँ जाना नुकसानदायक है। और वहीं परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से 24 और 25 अगस्त को प्रादेशिक कार्य समिति की बैठक होगी। अलवर बस स्टैंड के समीप जांगीड़ धर्मशाला में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान नई बसों की खरीद, कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। 24-25 अगस्त 2024 को जांगीड़ धर्मशाला अलवर में बस स्टैंड के सामने है। इसमें राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश की कार्य समिति की मीटिंग है। इसमें दिल्ली और जयपुर से और समस्त राजस्थान से जो प्रमुख डेलीगेट है वो आएंगे और यहाँ 2 दिन तक संगठन को और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। और इस अवसर पर विभिन्न जो है उनका भोजन व्यवस्था और सारी जो है उनको जो सब यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस संबंध में पूर्व में जो प्रांतीय महामंत्री हैं श्री सत्यनारायण शर्मा जी अभी 17 अगस्त को आए थे, तो सारी व्यवस्था को उन्होंने जायजा लिया। किन मुख्य मांगों पर ज़्यादा विचार विमर्श किया जाएगा? क्या रोडवेज की जो मुख्य समस्या हैं वो तो गाड़ियाँ, भर्तियाँ और जो प्रति माह जो तनख्वाह वेतन के लिए जो दिक्कत आती है उसके संबंध में है। और भी जो पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रांसपोर्ट है उस संबंध में भी विचार किया जाएगा। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी पधारेंगे। लायंस क्लब अलवर मत्स्य की 20वीं कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 25 अगस्त को होगा। इसमें डॉक्टर मंजू अग्रवाल अध्यक्ष, सुधा अग्रवाल सचिव, संध्या अग्रवाल कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शपथ लेंगे। यह कार्यक्रम नंगली का चौराहा स्थित होटल अलवर रॉयल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक यामिनी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील अरोड़ा होंगे। अलवर के रोड नंबर 2 पर UIT कार्यालय के पास नाले से जुड़े कार्य के लिए गड्ढे खोदे गए थे।
व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि नगर निगम ने इन गड्ढों को अब तक नहीं भरवाया। पास ही मोहल्ला खदाना में करीब 1.5 महीने पहले रोड को खोदा गया था, लेकिन इस सड़क का निर्माण भी नहीं करवाया गया। ऐसे में आसपास के दुकानदारों एवं यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़क और गड्ढों में पानी जमा होने से आवाजाही मुश्किल है और गंदगी फैल रही है। पिछले 6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। दुकानों के आगे कचरों का ढेर लगा पड़ा है। बीचों बीच रोड के ऊपर कचरे का ढेर है। खदाना मोहल्ले में पूरा ढेर कचरे का है। सारे रास्ते बंद हुए पड़े हैं, जबकि राखी पर निगम का दायित्व बनता है कि शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था हो। सफाई के नाम पर गंदगी फैलाई जा रही है। जो नाले साफ़ किए जा रहे हैं, नाले साफ़ का मतलब होता है कि हाथों हाथ उनको टेम्पर में भरा जाए। आज 6 दिन हो गए हैं, दुकानें 4 दिन से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं। दुकान नहीं खुल पा रही कचरे के कारण। कई बार कमिश्नर को बोल दिया, लक्ष्मण सिंह को बोल दिया जी कल उठ जाएगा, आज उठ जाएगा। कई बार कहने के बावजूद भी कचरा नहीं उठा। हमने आज 5 दिन बाद हार के दुकान खोले। दुकान कब तक बंद रखेंगे, कचरा तो उठ नहीं रहा। मेरा आपके माध्यम से कमिश्नर महोदय को कहना चाहूँगा कि जहाँ पर सफाई करें वहाँ पर हाथों हाथ कचरे को उठवाएँ। साथ में बगल में ही इतना बड़ा नाला है, आप देख रहे हैं, और नाला इन्होंने तोड़ के उसको 4 गुना और बढ़ा दिया है, जबकि इसको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ कचरा उसको परली साइड से आता ही नहीं है। परली साइड से रास्ते में बंद है नाला, और उसके बाद भी मना करने के बाद वो 4 गुना तोड़ गए। रात को भी इसमें गाय गिरी पड़ी थी, सुबह आके दुकानदारों ने निकाली है। और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जब आदमी दुकानों के ऊपर से निकल के जाएगा तो एकदम अचानक जो नाला आएगा तो नाला दिखता नहीं, एकदम नाले में जा पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा इसको तुरंत पटाव करा के बंद कराया जाए और तुरंत यहाँ से कचरा उठवाया जाए, कोई बड़ा हादसा होने से टल सके। समस्या ये है साहब, हमारा है ना 2 महीने से काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है। और जो हमारे बुजुर्ग माता बहन आती हैं, 1-2 बार तो बुजुर्ग औरतें हैं गिर पड़ी हैं। बच्चों के पैसे नाली में गिर जाते हैं और उनके माँ बाप उनको झगड़ा करते हैं कि पैसे कहाँ गए, और उनके माँ बाप दुकानदार से झगड़ा करने आते हैं कि आपने उनके पैसे रख लिए। ये परेशानी से हमको मुक्त करा। कब खुदाई हुई थी रोड की? खुदाई। और सुनो, ये सड़क को एक दिन में तोड़ फोड़ दिया सारा, और हमने सुना था कि ये 2-3 दिन में डल जाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा सुना है कि क्या तो वो ठेकेदार मर गया, क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग गया। कितने दिन हो गए लगभग इन बातों को? कम से कम महीना 100 महीना करीब हो गया। 100 महीने। पूरा रोड खुद गया और हमारा पूरे परिवार में पूरा मतलब पूरी हमारी गली जो भी है ना पूरी भरी हुई है। हमारा मकान गिरने तक की नौबत आ गई। महेंद्र जी एक मिनट, मकान गिरने तक की नौबत आ गई हमारी। बाकी फिर भी हम झेल रहे हैं। बच्चे इतने पानी में आते हैं हमारे, हमारी बूढ़ी बुजुर्ग औरत, हमारी बहन बेटी जो भी हैं सब पर। आदमी तो फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन औरत बेचारी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे अपना काम धंधा। तो सर हमको इस चीज़ से मुक्ति दिलवाइए आप। और मैं तो ये चाहूँ, बाद कोई अधिकारी नहीं आया? अधिकारी कोई नहीं आया। एक बार जरूर आया था, रोड चलवाया था, तब इंजीनियर आया था, मैनेजर आया था और UIT का अधिकारी आए थे। उसके बाद कोई नहीं दिख रहा, कोई आंख बीच तक नहीं दिख रहा। अलवर न्याय क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में वन विभाग के साथ बैठक की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि अलवर मुख्यालय एवं सभी तालुका मुख्यालयों पर आवश्यकतानुसार पौधे उपलब्ध करवाए जाएं। इसके लिए नर्सरियों को निर्देशित किया जाएगा, वहीं तिथि निर्धारित कर पौधरोपण होगा। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि भारत सरकार को जातीय आधार पर जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इससे सही आंकड़े सामने आएंगे और सरकार को आरक्षण देने में आसानी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। सैनी ने इसके लिए आर्थिक पैमाना लागू करने पर भी जोर दिया। जातीय जनगणना कितनी जरूरी है, कितने इसका समर्थन करते हैं और कितना इसका लाभ मिलेगा जनता को? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने का मुख्य कारण ये है कि जिस तरह जिसकी जितनी संख्या है उसे उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं भी किसी दल में काम करता हूँ, मैं भी किसी दल का पार्टी कार्यकर्ता हूँ। जब हमारी पार्टी में उम्मीदवारी तय होती है तो ये देखकर तय होती है कि किस जाति का कितना वोट वहाँ पर है। उस आधार पर जब ये तय होता है कि कौन व्यक्ति हमारी पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में जाएगा, सरकार से ये मांग है कि सरकार सभी जातियों की गणना करे, उसके आधार पर उनका जीवन स्तर को देखकर उन्हें आरक्षण का लाभ दे, जिससे क्या है कि देश के अंदर समान जीवन जीने का अधिकार सबको मिले। एक वर्ग बहुत आगे बढ़ गया है, एक वर्ग बहुत कमजोर है, वर्ग संघर्ष होगा, देश में अराजकता बनेगी। अराजकता को रोकने के लिए जातिगत जनगणना का मैं समर्थन करता हूँ और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो विपक्ष मांग कर रहा है उसके ध्यान में रखते हुए और
भारत सरकार को इसकी गणना कराकर और इसका शीघ्र परिणाम सामने लाना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जातीय जनगणना होने से जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको जातीय आधार पर दिया जा सकता है या सही आंकड़े आ सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही है, सही आंकड़े आ सकते हैं, जातिगत आधार पर दिया जाना चाहिए। वैसे तो देखो, आरक्षण का मुख्य मुद्दा होना चाहिए आर्थिक आधार पर। जो कमजोर है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिस व्यक्ति के पास कारोबार नहीं है, जो वंचित है, उन्हें लाभ मिलना चाहिए। और जो लोग वंचित है, उन्हें लाभ मिल नहीं रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल गया वो लोग आज भी उसका आनंद ले रहे हैं। तो एक बात बताइए, जो लोग पिछड़ गए उन लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? इसलिए सरकार को जनगणना करके और आर्थिक आधार को ध्यान में रख के भिन्न भिन्न जातियों को उनके आधार पर उन्हें आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस नेता एवं भारत बंद के जिला संयोजक रवि मीणा ने बुधवार को हुए अलवर बंद को बेहद सफल बताया है। इसके लिए उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन, व्यापारी, मीडिया और आम जनता का आभार भी जताया है। मीणा के अनुसार आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर इस बंद को सभी का भरपूर सहयोग मिला। भारत बंद का जो आह्वान की कॉल आई थी उसमें कल पूरा संपूर्ण भारत बंद रहा। उसके लिए जो समर्थन मिला पूरे व्यापारी वर्ग का, सब्जी मंडी का, प्रशासन का जो सहयोग मिला, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने पूरे मन से हमारा समर्थन किया, पूरा बाजार को बंद रखा। उसके लिए कोई भी एक तो घटना नहीं है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समाज के ST लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो शांतिप्रिय तरीके से पूर्णतः भारत बंद का आह्वान किया, जो सफल रहा। और आने वाले समय में कभी ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम तब भी पूरे व्यापार वर्ग से और पूरे व्यापार मंडल से अपेक्षा रखेंगे कि ये लोग हमारा पूर्णतः समर्थन करें और हम इनका पूरा सहयोग करें। सर, मीडिया का कितना सहयोग मिला भारत बंद के दौरान? मीडिया का पूर्णतः सहयोग था। मीडिया ने पूरा कवरेज किया था और अच्छे से पूरे कवरेज को दिखाया भी। तो मैं मीडिया का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड के खरकड़ा गांव में मनरेगा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पात्र लोगों को काम पर नहीं लगाने और चहेतों को काम देने सहित मजदूरों की जगह जेसीबी से काम करवाने को लेकर जांच की मांग भी उठ रही है। ग्राम खरगड़ा में नरेगा योजना के चलते बुर्जाबाद से गुर्जर ढाणी की ओर ग्रेवल सड़क का कार्य स्वीकृत हुआ है। क्षेत्रीय महिला सीमा, उग्नति, सुशीला, रामबाई और सुनीता आदि ने विकास अधिकारी को शिकायत में कहा है कि सरपंच के परिवार का नाम मस्ट्रोल में दर्ज है, साथ ही इसके एवज में जेसीबी से काम करवाते हैं। उधर विकास अधिकारी ओम प्रकाश के अनुसार शुक्रवार को मौके पर जाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। हम और हमारी कोई सुनाई नहीं करता है और सरपंच साहब का आपको काम देता है 2-2, 3-3, 4-4 की और जो कार्टन पे 2-2 देता है और हमारी कोई सुनाई नहीं करता। और रोड पे जैसी भी चलती है, फर्जीवाड़ चलता है, हमें हमेशा उनको काम देता है, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। बोलो हमको काम चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि फर्जीवाड़ा चल रही बात। और ये कि घर में 2-2 उनको ले जाते हैं और मैडम बन जाता है। जब मैडम जब बोलती है मैडम बन जाता है, जब वो बोलती है मैं एक जॉब कार्ड पे 2 नंबर नहीं देती। मालाखेड़ा क्षेत्र में पशुओं को खुरपका और मुंहपका जैसे रोगों से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण 26 अगस्त से किया जाएगा। पशुपालन उप निदेशक मुरारी लाल ने बताया कि गौवंश और भैंसों के लिए यह अभियान 25 अक्टूबर तक चलेगा। 4 माह से ऊपर के सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। 19वीं पशु गणना के अनुसार मालाखेड़ा ब्लॉक में लगभग 73,000 गौवंश और भैंस हैं। नाहर शक्ति धाम पर मूसलाधार बारिश होने के साथ ही फिर से सुकड़ी नदी तेजी से बहने लगी। ऐसे में रेबारी बास से भाटला बास का संपर्क कट गया है। इसके अलावा सरकारी स्कूल में पढ़ने गए बच्चे दूसरी तरफ ही रह गए। एक दिन पहले ही इस सुकड़ी नदी के गहरे गड्ढे में गिरकर एक युवक योगेश की मौत हो चुकी है। उधर सुकड़ी नदी का पानी सिलीबेरी बांध में पहुंच रहा है। स्थानीय निवासी मंगतुराम रेबारी, लेखराज, भगवान रेबारी, त्रिलोक सिंह, योगेंद्र सिंह और महावीर प्रसाद के अनुसार इसके चलते भूजल स्तर बढ़ेगा। पांडुकौल नाहर शक्ति धाम में जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने के साथ ही फिर 5वीं बार सुखड़ी नदी में बहुत तेजी से वेग से पानी आया और सीलीबेरी बांध में पहुंचा है। इस बार लगता है पालेटा के बंद में और अधिक पानी की आवक बढ़ेगी, जिससे उसकी भराव क्षमता भी बढ़ेगी। इस बार इंद्रदेव मेहरबान है और किसानों में भी खुशी की लहर है कि अब जल स्तर सैकड़ों गांवों में बढ़ सकेगा। मैं अवधेश सिंह। सिलीसेड क्षेत्र में गुरुवार को ऊपरा बहाव क्षेत्र में लगे विद्युत पोल के गिर जाने से खतरा पैदा हो गया। पुलिस की सूचना पर विद्युत कर्मियों ने सप्लाई बंद की और टीम यहां पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से पोल को दुरुस्त किया गया। गनीमत यह रही कि पोल दूसरी तरफ जमीन पर नहीं गिरा था, अन्यथा तारों के पानी में गिरने पर हादसा भी हो सकता था। अकबरपुर पंचायत बस स्टैंड पर रोडवेज बसें नहीं रुकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे निजी वाहनों में लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं। यात्री हरिओम गुजर के अनुसार बुधवार को भारत बंद के कारण रोडवेज बसें नहीं चली थी। वहीं हाल ही रक्षाबंधन होने की वजह से वापस लौट रहे लोगों की भीड़ है। इसके बावजूद बसें नहीं रुकने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
समस्या है कि आज सुबह से कोई भी बस है जो रुक नहीं रही। अकबरपुर बस स्टैंड पर यात्री इंतज़ार करते रह जाते हैं और बस वाले उनको बिल्कुल भी रोकते भी नहीं है। यात्री करीब 3-4 घंटे से परेशान है, परंतु परिवहन विभाग है जो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर सवारियों को निजी वाहनों में लटक कर जान जोखिम में, अपनी जो निजी वाहन है जैसे टेम्पो लगे हुए उनमें ओवरलोड होकर सवारियाँ अपनी जान जोखिम में डालकर उनको कुछ वो कर रही है सफर। क्या कारण है? कल जैसे बंद रहा उसके कारण हो सकता है क्या? हाँ, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जो कल बंद रहा उससे पहले एक दिन पहले रक्षाबंधन था, तो उस कारण से सवारियाँ अब जा रही हैं, इस कारण से अधिक भीड़ है। अलवर जिले के लोक देवता भर्तरी धाम में लक्खी मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भर्तरी बाबा का मेला माधोगढ़ ग्राम पंचायत एवं प्रशासन के सहयोग से आयोजित होता है। यहां सावन और भादो मास में भक्त उमड़ रहे हैं। वहीं 9 सितंबर से 4 दिवसीय मेला भरेगा। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को मेला मजिस्ट्रेट द्वारा पार्किंग एवं अकबरपुर पुलिस द्वारा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए ठेका छोड़ने की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। थानागाजी पंचायत समिति सभागार में दिव्यांग पंजीयन शिविर लगाया गया। इसमें कुल 50 दिव्यांग पहुंचे। गौरतलब है कि इन्हें उपकरणों आदि के वितरण के लिए 24 अगस्त को कैंप लगाया जाना है। इसी कड़ी में सामाजिक अधिकारिता विभाग ने पंजीकरण किया है। विकास अधिकारी अजीत सिंह ने सभी सरपंचों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक दिव्यांगों का पंजीयन करवाएं। विशेष योगजन के परीक्षण चिन्हीकरण जिनको आगे चिन्हीकरण करके और उपकरण वितरण किए जाएंगे। आज का उद्देश्य है इसमें पंचायत समिति थानागाजी में कैंप लगा के और उनमें विशेष योगजन के चिन्हीकरण करना है और चिन्हीकरण को फिर करके और आगे उनको उपकरण वितरित किए जाए। रैनी नगरपालिका क्षेत्र में प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचारों के प्रति विरोध जताया गया। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं सहित सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। रैनी प्रतिनिधि योगेश गोयल के अनुसार यह रैली बस स्टैंड से आरंभ होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाने एवं बांग्लादेश में भी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठाई गई है। इस मौके पर एडवोकेट सुभाष शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोका जाना चाहिए। रैनी तहसील के सर्व हिंदू समाज द्वारा सीताराम जी मंदिर बस स्टैंड रैनी पर एक हिंदू सभा का आयोजन करके एक जन आक्रोश रैली के रूप में उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदुओं पर जो जघन्य अपराध हो रहा है, जो वहाँ पर नई तालिबानी सरकार आई है, उन्होंने हिंदू भाइयों के घरों मंदिरों और दुकानों को तोड़ा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस जघन्य अपराध से पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। इस रोष को दिखाने के लिए पूरे विश्व की महाशक्तियाँ इस जघन्य अपराध पर चुप हैं। आज हिंदुओं का कोई पैरवी करने वाला नहीं है। आज हिंदुओं का शोषण हो रहा है। बांग्लादेश में तो अति की हद हो चुकी है। इस रोष को देखते हुए सर्व हिंदू समाज ने आज उपखंड अधिकारी महोदय रैनी को बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में विरोध में ज्ञापन दिया। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरथल के समीप नसीरों की ढाणी के निवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। इसमें जोहड़ की पैमाइश करने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों के अनुसार जोहड़ खसरा नंबर 1009 पर चारों तरफ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हाल ही में यहां लगाए गए पौधों को भी उखाड़ दिया गया है। इसी क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है, साथ ही शमशान घाट स्थित है। इसके बावजूद चारों ओर कायम अतिक्रमण से परेशानी पैदा हो गई है। वहीं ज्ञापन देने के दौरान मान सिंह, राजेश चौधरी, हेम सिंह, सुसन कुमार और धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। खैरथल नगरपालिका के सफाई कर्मचारी इंद्र प्रकाश को हाल ही सम्मानित किया गया। उन्हें स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा उनके द्वारा कोविड काल में दी गई सेवाओं को सराहा।
तिजारा के वार्ड 1 में सैयद बाबा का विशाल भंडारा संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष प्रकाश सैनी के अनुसार इस बार 10वां भंडारा किया गया है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने सैयद बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस दौरान सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, पूर्व सभापति रामेश्वर सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, मुकेश सैनी, कमल सैनी और ईश्वर सैनी आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी क्षेत्र में 2020 क्रिकेट मैच आयोजित हुआ। इसमें स्पोर्ट्स क्लब, सर्व सेवा संस्थान और मानव मंगल विकास समिति की भागीदारी रही। इस दौरान रेड विंग्स 11 और MGH टाइटंस क्रिकेट क्लब की टीमों में AVS ग्राउंड पर मैच हुआ। ग्राउंड के संचालक अनूप यादव ने बताया कि कड़े मुकाबले में MGH टाइटंस टीम पराजित हुई। वहीं रॉकस्टार के प्रशांत मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें टी-शर्ट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन संदीप चौधरी और बेस्ट गेंदबाज सुमित रहे। इस मौके पर भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी, अनूप यादव, UK स्पोर्ट्स के डायरेक्टर मोनू, नरेश दायमा, पूर्व पार्षद दयानंद करहाना और RJ तालीम आदि उपस्थित रहे। सिलीसेट झील की चादर का पानी जयसवंत बांध की ओर पहुंच रहा है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जोईकर के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने ड्रोन खेतों से होकर बारिश के पानी के बहाव क्षेत्र का हवाई सर्वे शुरू करवाया है। इसी के साथ बहाव क्षेत्र में आ रहे विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकानों और चार दीवारी आदि का सर्वे भी करवाया जा रहा है। वहीं रियासत काल के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बहाव क्षेत्र की बहाली के निर्देश भी दिए गए हैं। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि SC/ST को आरक्षण में वर्गीकरण स्वीकार नहीं है, इसीलिए विरोध स्वरूप भारत बंद किया गया था। इसी प्रकार OBC में भी गुर्जर समाज को अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभय सैनी ने सैनी समाज को भी अलग से आबादी के हिसाब से आरक्षण पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सैनी, माली, कुशवाहा और मौर्य आदि के लिए यह व्यवस्था तुरंत लागू की जाए। सर, भारत बंद रहा, व्यापारियों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। अब व्यापारी भी हैं, इसके साथ साथ समाज सेवक भी हैं और सैनी समाज का जो माली कुशवाहा मौर्य हैं उनका आपने बड़ा आंदोलन किया। तो आरक्षण बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिस आदेश में क्रिमिलियर के ऊपर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था, जिसको ST/SC जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और जब SC/ST के जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें ऐसे लगा कि सरकार की इसमें नीति, इसमें सोच ठीक नहीं है, आज वो क्रिमिलियर को हमें बांट कर आने वाले समय में धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर सकती है। हमारा सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य जो करीब 16 नामों से ये समुदाय को जाना जाता है। OBC का जब आरक्षण दिया था VP सिंह जी ने, जब मंडल आयोग लागू किया था, उस समय जाट जाति जो है वो इस OBC में नहीं थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी जब सीकर आए थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनसे जाट जाति के लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने इसको OBC में जोड़ दिया। अभी वर्तमान में करीब 99 जातियां हैं जो OBC में है और जिनका रिजर्वेशन 27% दिया था। 27% आरक्षण में से गुर्जर जाति ने महसूस किया कि उसकी जाति कमज़ोर है, उसकी जाति को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी बात रखी सरकार के सामने और उन्होंने अपना हिस्से का आरक्षण अलग ले लिया। राजस्थान में सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य की हमने भी एक मजबूत लड़ाई लड़ी और हम आज भी उस लड़ाई को लड़ते हैं कि OBC में जो जातियां हैं, कमज़ोर जातियां, जिनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा किसी जाति से, किसी समुदाय से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा तो केवल सरकार से इस बात की मांग है कि सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, डोई, वनमाली, फूलमाली जो हैं, ये भी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं और इन लोगों को भी इनकी संख्या के आधार पर इन्हें अलग से आरक्षण दिया जाए। क्योंकि SC/ST जाति का जिस तरह का जीवन है, उसी तरह का सैनी जाति का भी जीवन है। सैनी भी कृषि से आधारित जीवन जीता है। उनके पास ना कोई बड़ा व्यवसाय है, ना प्रशासनिक अधिकारी है, ना हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है। हमारा बच्चा भी जब दूसरी जाति के लोगों को, जो आरक्षण की जाति के लोग हैं, उनके साथ रहता है और हमारा बच्चा परिश्रम करता है लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, जिससे वर्ग संघर्ष होने की स्थिति पैदा हो रही है। अगर समय पर सरकार ने नहीं चेता तो निश्चित
हिंदुस्तान में एक वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा छोटे और बड़े का। इसलिए हम मांग करते हैं कि सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य और उसके समकक्ष जो जाति हैं उनको भी सरकार एक भिन्न आरक्षण देने की व्यवस्था करे, जिससे इन जातियों का भी उत्थान हो सके। यही मांग हमारी पूर्व में रही है। हमने 2 दफे बड़े आंदोलन किए, सरकार से बात हुई थी। ओबीसी आयोग को भी सरकार ने लिखा है कि शीघ्र ओबीसी आयोग इसकी गणना करे और इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी करे। हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर आर्थिक आधार पर गणना की जाए तो निश्चित हम लोग आरक्षण के भागीदार होंगे, ऐसी हम सोच रखते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर पूरी तरह ध्यान देगी। हम आगाह कर रहे हैं सरकार को, अगर शीघ्र इसके ऊपर नहीं किया तो पुनः एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी हम रणनीति लगभग बना चुके हैं और शीघ्र उसका ऐलान भी करने वाले हैं। अलवर में वार्ड 19 स्थित होली ऊपर हरबख्श मोहल्ले की महिलाएं गुरुवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं का कहना था कि सरकारी बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब पड़ी है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने पर भी अधिकारी इस बोरिंग को ठीक नहीं करा रहे। वहीं गुरुवार को भी विभागीय अधिकारी ने 10 दिन और लगने की बात कही। उधर टैंकर का पानी पर्याप्त नहीं है और इस वजह से महिलाओं में आपस में झगड़ा हो जाता है। हमारा क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं आ रहा हमारा 10 दिन से बिल्कुल भी। क्या कारण है पानी नहीं आ रहा? वो पता नहीं बोरिंग खराब है क्या है, कोई समस्या की सुनवाई नहीं कर रहा है कोई। अधिकारियों को अवगत कराया आपने? बताया? हाँ, हम पार्षद को फोन करते हैं, टैंकर भिजवाया है 10 दिन में 3। अम्मा जी बताओ कहाँ से आए हो? हरबख्श मोहल्ले होली ऊपर से आए हम। क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या आ रही है, 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। अभी एक्शन साफ कर रहे हैं, अभी तो 10 दिन और नहीं आएगा। तो बताइए अब गर्मी है क्या कारण है? क्या कारण हुआ? बोरिंग खराब हो गई है, बोरिंग में पानी आता है। अब वो कह रहे हो रहा है काम, लेकिन मशीन बदली जाएगी, 10 दिन लगेंगे। कैसे काम चला रहे? टैंकर से चला रहे। 10 दिन में 3 टैंकर आए और टैंकरों में भी 2 पार्षदों का वार्ड, 2 वार्ड है, दोनों पार्षदों के, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है। जिस वार्ड के लोग फोन करते हैं, जो पार्षद भेज देता है वो फिर दूसरे वार्ड के पार्षद को। टैंकरों पे भी झगड़ा हो जाता है। तो टैंकर पे तो पानी नहीं भरने देते, फिर वो कहता है हमारे पार्षद ने भेजा है, झगड़ा होता है। टैंकर में भी झगड़ा होता है। क्या नाम है? भाजपा द्वारा सदस्यता कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को अलवर के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर सुबह 10 बजे होगा। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसके अलावा झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत प्रभारी के रूप में मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी अलवर पूरे राजस्थान में सदस्यता अभियान में पहले स्थान पर आया था। सर, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, कब होगा, कितने लोग पहुंचेंगे, क्या जानकारी? कल सुबह 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण का सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस सदस्यता अभियान में प्रदेश से संतोष अहलावत जी पूर्व सांसद जी इसमें आएंगी और इस कार्य समिति में हमारे जिले कार्य समिति जो होगी, इसमें मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और संयोजक और सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य, वर्तमान विधायक, वर्तमान प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी रहे वो, और जिला कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मंत्री जी संजय भाई साहब और हमारे भूपेंद्र यादव जी, तमाम कार्यकर्तागण जो पार्टी के हैं वो उपस्थित होंगे और इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे अंबेडकर नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अलवर। सर, कितने सदस्य बनाए जाने का पार्टी ने लक्ष्य दिया? देखिए, मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, पिछली बार भी जब सदस्यता अभियान चला तो मैं इस जिले का संयोजक था। राजस्थान में अलवर जिला पिछली बार भी टॉप पे था और अब की बार भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सदस्यता अभियान में अलवर जिला अब की बार भी टॉप रहेगा। और कल हमारे 200 लगभग लोग आने का है, हमारी जिस कार्य समिति में भाग लेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी क्षेत्र में आतंकी संगठन से जुड़ाव के शक में 6 संदिग्धों को दबोचा। हथियार चलाने की होती थी ट्रेनिंग। जेसीबी से मंदिर टूटने पर पनपा आक्रोश। अग्रसेन सर्कल से नमन होटल के मध्य स्थित था मंदिर। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। कैंची से हमला कर 4 लोगों को किया घायल। अंबेडकर नगर का है मामला। और सिलिसेट पर रील बनाते 12 लोगों को दबोचा। वहीं चादर चलने का जारी है सिलसिला। एटीएन न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।